गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर एग्जाम अपडेट्स, करंट अफेयर्स और स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का करंट अफेयर्स मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जाकर देख लीजिए, आपकी तैयारी को वो काफ़ी अच्छा करेगा। चक्षु पब्लिकेशन की बुक हमने पूरी कंप्लीट कर ली है, उसमें 20 प्रैक्टिस सेट थे, उसका भी आपको प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वो आप जाकर देख सकते हैं। अब हम प्रयाग पब्लिकेशन की बुक है, इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट हैं, वो हम कवर करेंगे। आज इसका पहला प्रैक्टिस सेट, चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन हमेशा की तरह आपका हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का है। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो जिसमें आपका जीभ जो है तालु को स्पर्श करती है, तो साफ आपको दिख रहा है जो छा आपका व्यंजन है, इसका उच्चारण तालु से होता है। इसके अलावा तालु से जिन और व्यंजनों का उच्चारण होता है वो है च, ज, झ, अइया, य और श। ये सारे आपके तालव्य व्यंजन हैं जिसमें जीव का मध्य भाग आपके तालु से स्पर्श करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञा उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, ये ठीक है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, देखिए ये गलत है। दो तरीके के आपके व्यंजनों का क्लासिफिकेशन होता है या वर्गीकरण किया जाता है प्राणता के आधार पर। प्राण का अर्थ है मतलब श्वास वायु, जैसे अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। देखिए अल्प प्राण व्यंजन उनको कहा जाता है जिनमें श्वास बल का प्रयोग या सांस का जो फोर्स है उसका प्रयोग कम होता है। तो जो आपके 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन प्रत्येक वर्गों का जो पहला और तीसरा वर्ण होता है, जैसे अगर का की बात करें, का, खा, गा, घा, अणा, तो इसमें देखिए पहला और जो तीसरा वर्ण है हर वर्ग का, ये कहलाएगा अल्प प्राण, और जो दूसरा और चौथा वर्ण है वो कहलाएगा महाप्राण। ठीक है, यही इसमें पूरी डेफिनेशन है। तो इसमें बी वाला जो है, दो महाप्राण व्यंजनों की उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आ जाती है। देखिए श्रवण कुमार वाला श्रा नहीं आता, इसमें छा के नीचे रा इस तरीके से लगता है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं उच्च श्रृंखलता पहला वाला जो है ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इसको पूछा जाता है वर्तनी में। मनाह प्लस रमा में संधि करने से जो बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? तो देखिए ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, आंसर होगा इसका मनोरमा। ठीक है, मनोरमा बनेगा। मैं आपको इसका रूल भी बता देता हूं, इसमें कौन सा रूल लगता है। तो मान लीजिए अगर आपका विसर्ग से पहले छोटा आ हो, जैसे आप यहां पर देखेंगे ना में क्या है, कोई मात्रा नहीं है, मतलब यहां पर छोटा आ है। और अगर योग के बाद जैसे यहां पर रमा है, कोई भी वर्ण हो, किसको छोड़कर? प्रथम और द्वितीय वर्ण को छोड़कर, जैसे का, खा, गा, घा, अणा में प्रथम वर्ण क्या है? का। इससे अगला वर्ग कौन सा है? का, चा। तो चा, चा को छोड़ दीजिए। इसके अलावा अगर कोई वर्ण हो, इसके अलावा या, रा, लावा हो, तो जो आ है वो आपका ओ में बदल जाता है। तो यहां पर आपका आ किस में बदलेगा? ओ में, तो मनो रमा ये बन जाएगा। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको उसके देता हूं, जैसे तपह भूमि, क्या बनेगा? तपो भूमि। यहां पर भी देखिए छोटा आ है और यहां पर पहला और दूसरा वर्ण किसी में भी नहीं है, क्योंकि भा अगर देखेंगे तो पा, फ, भा, भा आपका पा वर्ग का तीसरा वर्ण है। ठीक है, शुरू के दो छोड़ दीजिए। इसके अलावा या, रा, लावा होना चाहिए, तब आप ये नहीं होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा? आ का ओ बन जाता है, तपोभूमि। इसके अलावा जैसे मनाह प्लस हर, ये भी बहुत पूछा जाता है। मनाह प्लस हर क्या बनेगा? मनोहर। इसके अलावा यश, यशः प्लस दा, यशः प्लस दा ये बनेगा आपका यशोदा। ठीक है, तो कुछ और इससे अन्य एग्जाम्पल थे इस वाले रूल के। तो ये आपका विसर्ग संधि इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है, वहां पर क्या होता है? तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, इसको कहा जाता है रावण को। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश जी। एक दंत, एक है दंत जिसका, श्री गणेश जी के लिए, तो यहां पर सब में बहुव्रीहि समास होगा।
निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है? हल्दी का हरिद्रा ठीक है, अफीम का अहिफेन ठीक है, अदरक का आदरक ठीक है। स्टेट का देखिए श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठी होता है, ठीक है, श्रेष्ठी बड़ी ई की मात्रा आती है तो आपका ये सही बनेगा। अगर आपने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा हो उसमें भी श्रेष्ठी हमें शब्द देखने के लिए मिलता है। दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थी कौन सा है? तो एकत्र। ये मैंने कम्युनिटी में क्विज भी डाला था, तो देखिए आप कम्युनिटी में भी क्विज प्लीज सॉल्व करते रहा करिए। मैं वहां पर अलग अलग स्टेट के जो पीसीएस के प्रश्न होते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट, वो डालता रहता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है? तो हिमांशु किसके बोला जाता है? चंद्रमा के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पर निशाकर जो शब्द है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। मतंग आपका हाथी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, हाथी का पर्यायवाची है। सलिल का जो है निर्मल, ये निर्मल का पर्यायवाची है। चंद्रमा के अगर कुछ और पर्यायवाची देखें जो पूछता रहता है, जैसे सुधांशु है, हिमांशु की तरह बिल्कुल सुधांशु है। शशांक, सुधाकर, निशिपति, हिमकर, मयंक और कलानिधि, चांद, राकेश, ये सारे आपके इसके पर्यायवाची हैं। अगर बात करें मतंग जैसे हाथी का है, हाथी के कुछ और पर्यायवाची बता देता हूं। तो सबसे ज्यादा पूछता है हस्ती। देखिए हस्ती में आप याद रखिएगा बड़ी ई की मात्रा आती है, इस तरीके से हस्ती लिखा जाता है। इसके अलावा गज, करी, एक शब्द और पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट, कुंजर, ठीक है, कुंजर जो है ये भी हाथी का पर्यायवाची है। इसके अलावा मतंग मैंने बता दिया, व्याल, व्याल भी आपका हाथी का पर्यायवाची है। वितुंड, ठीक है, वितुंड, द्वीप, ये कुछ अन्य आपके हाथी के पर्यायवाची हैं जो पूछता रहता है। और हाँ एक कुंभी, कुंभी, कुंभी भी आपका हाथी का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, तो ये क्या कहलाते हैं? इनको बोला जाता है अध्याहार। तो इनको छोड़ने पर भी वाक्य के मतलब प्रसंग के जो वाक्य है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती, इनको अध्याहार बोला जाता है। अगला देखते हैं। सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो टुक और टुक, इसका अर्थ होगा आपका थोड़ा और टुकड़ा। ऑप्शन ए जो है ये आपका ठीक होगा। जिन ढूंढा तिन पाई या गहरे पानी पैठ, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो एक तरह से परिश्रम का फल आपको अवश्य मिलता है। ऑप्शन बी। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, इसमें किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखिए नदी, यहां पर आपको पता है नदी मतलब सिर्फ कई सारी नदियों के ग्रुप की पूरी बात कर रहा है या जाति की बात कर रहा है, तो यहां पर जातिवाचक संज्ञा होगा। अगर ये कहता कि गंगा नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है तो वो स्पेसिफिक गंगा नदी की बात कर रहा होता। वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम किस प्रकार का है? तो आप आपका साफ को दिख रहा है, तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। सर्वनाम के 6 भेद थे, हमने पूरे डिटेल में प्रैक्टिस सेट्स में डिस्कस किए हैं। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, तो यहाँ को का सेंस आएगा के लिए, और के लिए किसका होता है? संप्रदान कारक का। तो बच्चे के लिए खिलौने खरीदे तो यानी संप्रदान कारक यहाँ पर होगा। कहीं दान वगैरह की अगर बात आती है, जैसे राजा ने भिखारी को कंबल दिया, वहां पर भी आपका संप्रदान कारक का उपयोग होता है। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो कुछ है मतलब परिमाणवाचक विशेषण की बात यहाँ पर हो रही है, तो परिमाण मात्रा की बात हो रही है, जैसे दूध वगैरह 2 लीटर दूध। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल देखें तो थोड़ा दूध, ये ऑप्शन में आपको दिख ही रहा है, थोड़ा पानी, अधिक चीनी, अधिक धन, या फिर अगर आपसे कहे पूरा आनंद की मुझे बहुत पूरा आनंद आ रहा है, तो यहां पर भी आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा। विशेषण की बात करें तो विशेषण आपके वैसे तो नॉर्मल 4 तरीके के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। और एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, लेकिन जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है प्रविशेषण। लेकिन जो कामता प्रसाद गुरु जी हैं वो इसको बोलते हैं अंतर विशेषण। तो दोनों आपके सेम ही हैं। जैसे दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है, तो यहां पर देखिए छात्र कैसा है? तेज है, लेकिन तेज की विशेषता कौन बता रहा है? अत्यधिक, तो यहां पर अत्यधिक क्या होगा? प्रविशेषण होगा। गरिमा अति सुंदर लड़की है, सुंदर क्या बता रहा है? कि गरिमा सुंदर है, तो सुंदर विशेषण हो गया। और सुंदर भी कैसी है? अति सुंदर, यानी बहुत सुंदर है, तो यहां पर बहुत प्रविशेषण हो गया। इस तरीके से आगे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला
सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो देखिए इसमें चाय पीकर एक क्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ऐसे हमने देखिए और भी एग्जाम्पल चक्षु वाले प्रैक्टिस सेट्स में देखे थे। आगे चलते हैं। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? इस तरीके से जितने, यदि हम लेट ना होते तो ट्रेन पकड़ लेते, तो इसमें हेतु हेतु मद वाला आपका कॉन्सेप्ट होता है। तो यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। अब इसमें दो है, हेतु हेतु मत भविष्य और हेतु हेतु मत भूतकाल। तो यहां पर आपको साफ दिख रहा है कि इसमें पड़ता, बारिश होती, तो ये पास्ट की बात कर रहा है, तो ये भूतकाल का उदाहरण है। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो जहां पर क्रिया के अनुसार कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, वहां पर आपका कर्मवाच्य होता है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। अब देखिए इसमें रेखांकित शब्द है नहीं, तो शायद प्रिंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। अगला, इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? तो आ, प्रति, चिर, ये सारे आपके उपसर्ग हैं, लेकिन जो इका है ये आपका प्रत्यय का उदाहरण है। अगला देखते हैं। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो देखिए सरल वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य होता है। आज्ञार्थक वाक्य, संरचना या रचना के आधार पर वाक्यों का जो वर्गीकरण है उसमें कोई भी इसका वर्गीकरण नहीं आता, तो सी आपका गलत है। बोली, उपभाषा व अपभ्रंश से असंबद्ध युग की पहचान करें। तो इसमें से जो आपका गलत है वो हमें चुनना है। तो कन्नौजी पश्चिमी उपभाषा, शौरसैनी अपभ्रंश ठीक है, शौरसैनी मथुरा के आसपास बोली जाती है। ब्रजभाषा, पश्चिमी उपभाषा, अर्धमागधी, तो देखिए अर्धमागधी ये नहीं है, ये गलत है आपका। कि जो अर्धमागधी है ये जो पूर्वी हिंदी है, ठीक है, उसके लिए वहां का अपभ्रंश है। जैसे मैं बताता हूं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, वो आपके अर्धमागधी अपभ्रंश में आते हैं, तो ब्रजभाषा इसका नहीं होगा। ठीक है, जो शॉर्ट सैनी है इसकी बता देता हूं। खड़ी बोली, कौरवी जिसको बोलते हैं आप लोग, ब्रजभाषा, बुंदेली, इसके अलावा ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी जिसको बांगरू भी बोला जाता है, और कन्नौजी, ये सारे आपके जो अर्ध शॉर्ट सैनी है उसके कुछ अन्य बोलियां हैं। आगे चलते हैं। याद रखिएगा, देखिए पूछता काफी रहता है। जहां एक व्यंजन की, तो इसमें आपका बी जो है ये गलत है। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक बार या अनेक बार, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर आपका जो वृत्त्यानुप्रास है यह अलंकार होता है, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। इसके अलावा कुछ और इनके देख लेते हैं, और ये बेसिकली इनका महाकाव्य है। ठीक है, इसके अलावा इनका एक और महाकाव्य है, उसका नाम है प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास एक और इनका महाकाव्य है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा उपन्यास है इनके दो, उसको भी बता देता हूं। अधखिला फूल, अधखिला फूल, इसके अलावा एक और है, ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, ये इनका एक और दो उपन्यास है। आगे चलते हैं। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? तो जो सभी राज्यों को भेजा जाता है गवर्नमेंट लेटर, उसको बोला जाता है परिपत्र, ऑप्शन सी, जिसको आप सर्कुलर बोलते हैं इंग्लिश में। तो जैसे बैंक कोई सर्कुलर जारी करता है तो वो सारे ही बैंक्स के लिए जारी करता है। अब देखते हैं हम गद्यांश। संसार की दो अचूक शक्तियां हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही शक्तियां हैं। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण है, पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण ना हो। कर्म के बिना वचन, व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। निसंदेह शब्द शक्ति महान है, पर चिर स्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार ही है। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। गांधी जी का संपूर्ण जीवन इन्हीं दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे, जो कहते थे वही करते थे, यही उनकी महानता का रहस्य है। कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कृति की उपासना की थी, क्योंकि कृति का उत्तम व चिरस्थायी प्रभाव होता है। बा ने कोरी, शाब्दिक, शास्त्रीय, सैद्धांतिक शब्दावली
नहीं सीखी थी, वे तो कर्म की उपासिका थी। उनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों में था। वे जो कहा करती थी उससे पूरा करती थी। वे रचनात्मक कर्मों को प्रधानता देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता और सफलता प्राप्त की थी। अब देखते हैं प्रश्न 26वां है, प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं, तो किससे? अपनी कर्म और वाणी से। ऑप्शन बी। जगत में साहित्य, कला और विज्ञान और शास्त्र, ये सब क्या है? अगर 27वें की बात करें तो शब्द शक्ति के प्रामाणिक रूप है। ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। शब्द शक्ति के महान होते हुए भी व्यवहार की सनातनी शक्ति है। ऑप्शन ए। गांधी जी की महानता यह थी कि वे सदैव सत्य का सहारा लेते थे, सदैव हिंसा से अपने आप को दूर रखते थे, सदैव गरीबों की मदद करते थे, या जो कहते थे वही करते थे। तो ऑप्शन डी, इसी में उनकी महानता है कि जो वो कहते थे वही करते थे। उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? तो इसमें सबसे अच्छा शीर्षक क्या होगा इसका? वो होगा वाणी और कर्म। अब देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के मैं आपको आंसर बता देता हूं। 31 का है ए, 32 का है सी, 33 का है डी। प्रश्न आप पढ़ लीजिए आराम से पॉज करके। 34 का है ए, 35 का है बी, 36 का है बी, भतीजा। अगला देखते हैं 37 सी, 38 सी, 39 डी, 40 ए, 41 सी, डी जी एच। बयालीसवां, ये डायरेक्शन वाला जो प्रश्न है आपका, इसका डी 2 किलोमीटर। 43वें का बी 10। 44 का है डी कुवैत। देखिए बाकी इसमें क्या है, तीनों जो है वो महाद्वीप है, लेकिन ये आपका एक देश है। 45 का कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी? तो इसका आंसर है ए। ठीक है, ए। दो सेकंड आकृति इसको पूरा करे, ये वाली। आगे चलते हैं, देखते हैं जीएस के प्रश्न। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत तापमान क्या है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसको आप उसमें भी बदल सकते हैं, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ये फॉर्मूला होता है डिग्री फॉरेनहाइट में नापने का, तो इससे आप इसको फॉरेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी फॉरेनहाइट में भी पूछ लेता है। डैश कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। इसको बोला जाता है कार्बन ऑफसेट। ठीक है, कार्बन ऑफसेट। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखिए, यहां पर कार्बन क्रेडिट नहीं, ग्रीन क्रेडिट है, कार्बन क्रेडिट होता है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट। जो कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना है वो आई थी आपकी क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल आपका ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कमी करने से संबंधित है। 1997 में ये साइन हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल का नाम कैसे निकला है? जापान में एक शहर है क्योटो, ठीक है, वहां पर यह साइन हुआ था, इसीलिए उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये कार्बन क्रेडिट वाला आप याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है जो कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता? इंग्लिश में इसको बोला जाता है इनामेल। ठीक है, जो आपके टीथ की या दांत की सबसे ऊपर की लेयर होती है, व्हाइट कलर की जो दिखती है आपको, दंत वल्क, वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है हमारी पूरी बॉडी का। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए
वृद्धि या व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो व्रीहि आपका राइस या चावल को बोला जाता था। ठीक है, देखिए 3 शब्द है, तीनों को आप याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। एक है जौ। जौ के लिए जो वैदिक टेक्स्ट है, हमारे वैदिक ग्रंथ है, उसमें क्या यूज किया गया है? यवा। ठीक है, या यव, ये शब्द यूज किया गया है। अगर बात करें आपसे गेहूं के लिए, तो गेहूं के लिए यूज किया गया है गोधूम। ठीक है, गोधूम, इसको याद रखिएगा। ये 3 शब्द आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये पूछता रहता है कि गेहूं के लिए क्या यूज किया, जौ के लिए क्या यूज किया। बात करें अगर वैदिक काल की, तो वैदिक काल को 2 खंडों में बांटा गया है। एक आपका ऋग वैदिक काल होता है, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चला था, जिसमें हमारे सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद की रचना होती है। उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है, जिसमें आपके और भी कुछ ग्रंथों की रचना होती है। उपनिषद वगैरह उत्तर वैदिक काल के बिल्कुल अंतिम समय में 700-600 ईसा पूर्व के आसपास आपके लिखे गए हैं। इसीलिए कहा भी जाता है जो उपनिषद वगैरह है वो वैदिक ग्रंथों के सबसे अंतिम भाग है, यानी सबसे लास्ट में उन्हीं की रचना हुई है। अगर बात करें इंपॉर्टेंट फसलों की, तो मैंने आपसे क्या कहा, जब ऋग्वेदिक जो काल था वहां पर जौ जो था, जौ सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप या सबसे इंपॉर्टेंट फसल हुआ करती थी। उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में गेहूं और चावल ये दोनों मेन फसल बन गई थी, और साथ साथ में जौ भी उगाया जाता था। तो ये कुछ वैदिक काल से संबंधित फैक्ट हो गए। वैदिक काल वैसे तो बहुत बड़ा है। दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता को इसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता कहां से आया था? सबसे पहले ये मोरक्को, जो एक अफ्रीकी देश है, मोरक्को से भारत में आने वाला एक नागरिक था। और कब आया था? सन 1333 में ही आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकी जो विद्वता है उससे प्रेरित होकर इनको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसके अलावा इनको राजदूत बनाकर चीन भी भेजा था। ये भी याद रखिए, ये भी प्रश्न पूछ चुका है। बात करें अगर इब्न बतूता ने अपने जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं वो कौन सी किताब में लिखे हैं, इनकी पुस्तक का नाम है रहला। ठीक है, REHLA या फिर RIHLA, रेहला। ठीक है, तो ये कुछ संबंधित फैक्ट है इब्न बतूता से। आगे चलते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैंने वैसे बहुत डिटेल में बात कर ली है कि इनके बचपन का असली नाम क्या था? जौना खां था। इन्हीं के नाम पर बाद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की है, जो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। आगे चलते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी मुकदमे डैश के रूप में भी लोकप्रिय है। नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच में इंडियन नेशनल आर्मी के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। तो इनको किसके नाम से भी जाना जाता है? इनको देखिए रेड फोर्ट ट्रायल्स। ठीक है, लाल किला मुकदमे, इनको लाल किले मुकदमे बोला जाता है। और इसमें देखिए जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसके कुछ अधिकारियों का कोर्ट मार्शल से संबंधित सुनवाई यहां पर चली थी। कांग्रेस ने देखिए इनकी पैरवी की थी, इसलिए लगातार प्रश्न ये बनता रहता है कि कौन कौन वकील थे उसने जो कमेटी गठित की थी। तो कांग्रेस ने देखिए एक पूरी वर्किंग कमेटी इसके लिए गठित की थी कि जो इन लोगों की पैरवी करेगा, और उनका नाम है, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन था। उसमें जवाहरलाल नेहरू जी थे, भूलाभाई देसाई जी थे, असफ अली, तेज बहादुर सप्रू और KN काटजू या कैलाश नाथ काटजू, ये सब उसमें शामिल थे। फिर से बता देता हूं क्योंकि देखिए ये पूछता रहता है। जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, असफ अली, तेज बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ काटजू, ये इसमें मेंबर थे। और 3 देखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर ये मुकदमा चला था। एक है प्रेम सहगल, दूसरे कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन और तीसरे थे शाहनवाज खान। इन 3 के नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि पूछता कैसे है प्रश्न की इनमें से किन के खिलाफ INA ट्रायल से INA मुकदमे चले थे। तो ये प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और शाहनवाज खान, इन तीनों के नाम आप जरूर याद रखिएगा। देखिए अगर बात करें INA की, तो INA की जो स्थापना की गई थी वो 1941 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा सिंगापुर में की गई थी। ठीक है, सिंगापुर में। उसी दौरान देखिए इस दौरान क्या हुआ था, 1941 में ही सुभाष चंद्र बोस सर जो थे, ये आपका सुभाष चंद्र बोस जी इसी दौरान बर्लिन आपका चले गए थे। और वहीं से इन्होंने बाद में 1941 में पहले बर्लिन में इंडियन लीजन की स्थापना करते हैं, और बाद में 1943 में, जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर में आकर INA ज्वाइन करते हैं, या इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन करते हैं। और जो उस समय रास बिहारी बोस सर होते हैं, उनके पास इसकी लीडरशिप होती है, वो फिर इस लीडरशिप को सुभाष चंद्र बोस जी को हैंड ओवर कर देते हैं। अगर बात करें
इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फीमेल फोर्स थी, जो पूरी ब्रिगेड थी उसका नाम महिला के नाम पर रखा गया था और उसका उनका नाम था रानी झांसी ब्रिगेड, और इसकी जो लीडर थी वो थी लक्ष्मी सहगल जी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, बाकी हमने इसके बारे में बात कर ली। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? तो जो आपका इन्फ्लेशन होता है, इसमें से स्पीड के आधार पर, यानी जिस तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसमें से कौन सा इन्फ्लेशन का एक प्रकार नहीं है? तो आपका देखिए लागत जन्य मुद्रास्फीति, इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये इसका स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखिए क्या होता है, जब आपका कोई फाइनल प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई टायर बन रहा है, लेकिन अगर टायर का जो फाइनल प्राइस बढ़ा है वो इसीलिए बढ़ गया क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। टायर बनाने में रबड़ का यूज होता है, अन्य केमिकल का यूज किया जाता है, ट्रीड बनती है, उसमें तार भी लगता है। तो अगर इन इनपुट चीजों का प्राइस बढ़ेगा तो ये पक्का है कि टायर का प्राइस भी बढ़ेगा। तो इसको बोला जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी जब इन्फ्लेशन आपका लागत या फिर जो आपका पैसा लग रहा है कच्चे माल में उसकी वजह से बढ़ रहा है, तो इसको बोला जाता है लागत जन्य मुद्रास्फीति। तो इसका कोई स्पीड से लेना देना नहीं है। बाकी मंद मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति, द्रुत मुद्रास्फीति, ये सारे तीव्रता के आधार पर इन्फ्लेशन के टाइप हैं या मुद्रास्फीति के टाइप हैं। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEP विश्व बैंक भारत सरकार द्वारा किस अनुपात में वित्त पोषित है? तो वित्त जो वर्ल्ड बैंक है उसकी एक समर्थित स्कीम है। तो इसमें कितना कितना रेशियो है? इसमें जो रेशियो है वो है आपका 50-50, यानी 50% विश्व बैंक का है और 50% भारतीय गवर्नमेंट का है। नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो देखिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है। इस पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? तो पहली मेट्रो सेवा बनी है चेन्नई मेट्रो। आगे, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी के संरक्षण के लिए उत्तराखंड के कुमाऊं का प्रसिद्ध पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सीता कंजर्वेशन रिजर्व इसका नाम अब कर दिया गया है। याद रखिएगा, पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? उत्तराखंड में है। ये भी क्योंकि नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व काफी पूछता रहता है, तो ये शायद उस समय का इन्होंने कोई क्वेश्चन डाला है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना? तो उस समय ये माल्टा बना। ठीक है, अभी देखिए 100th मेंबर, देखिए ये 119वां अलग है, जो 100th मेंबर अभी बने हैं वो बना है परुग्वे। ठीक है, एक होता है देखिए जब आप लेटर ऑफ इंटेंट साइन करते हैं, मतलब हम आपके इस ग्रुप में इंटरेस्टेड हैं, और एक होता है जब आप रेटिफाई कर देते हैं, उसको अधिसूचित कर देते हैं, तब बोला जाता है कि वो आप फुल टाइम मेंबर बन गए हैं। तो जो परुग्वे है, परुग्वे अभी आपका ISA का फुल टाइम मेंबर बन गया है, 100वां। इसको याद रखिएगा, 2 से 3 दिन पहले ही न्यूज ये आई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसकी जो आधारशिला रखी गई थी, कब रखी गई थी? जो आपका COP21 हुआ था पेरिस में। ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था उसमें इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसकी नींव रखी थी। इसमें सोलर एनर्जी को प्रमोट करना इसका मुख्य लक्ष्य है, स्पेशली उन देशों में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास पड़ते हैं, उन लोगों पर ज्यादा इसका फोकस है। और अभी तक इसमें 100 टोटल मेंबर हो चुके हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, वहां पर इसका अभी हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में ठीक है। असम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में बिल्कुल ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है, ये उड़ीसा में स्थित। ठीक है, उड़ीसा। देखिए अभी कुछ और करंट में भी लगातार न्यूज में बना हुआ है। देखिए असम में तो कल ही एक नेशनल पार्क चर्चा में था। ठीक है, तो इसका नाम है राईमोना। राईमोना नेशनल पार्क जो है असम में स्थित एक नेशनल पार्क है, अभी न्यूज में बना हुआ था। इसके अलावा बात करें अगर मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अभी एक 4 सींगों वाला हिरण या चौसिंगा देखा गया है, जिस वजह से वो न्यूज में बना हुआ था। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष में की गई थी? देखिए सबसे पहले जनगणना 1872 में स्टार्ट हुई थी, लॉर्ड मायो के काल में। ठीक है, लॉर्ड मायो के काल में, लेकिन ये असफल रही थी। फिर उसके बाद 1881 में नियमित और सक्सेसफुल जनगणना शुरू की गई लॉर्ड रिपन के काल में।
ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, लॉर्ड मायो से पूछता है। लॉर्ड मायो एकमात्र ऐसे वायसरॉय रहे भारत के जिनका कत्ल किया गया, जिनका मर्डर किया गया। ये अंडमान निकोबार गए हुए थे पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में गए हुए थे, तो वहां पर एक कैदी था शेर अली, ठीक है, तो उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, लॉर्ड मायो की। तो ये भी आप याद रखिएगा। इनके टाइम में ही 1872 में पहला एफर्ट किया गया था जनगणना का, लेकिन वो सफल नहीं रहा। आगे चलते हैं। माफ कीजिए, ये पूछा है कौन कौन से राज्य में राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा में अगर गुजरात की बात करें, गुजरात के पास 11 सीटें हैं राज्यसभा में। कर्नाटक के पास है 12 सीटें। मैं पहले इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी। फिर से देख लेते हैं। गुजरात में 11 सीटें हैं, कर्नाटक में आपकी 12 सीटें हैं, 11 कर्नाटक 12, और इसके अलावा बात करें केरल में 9 सीटें हैं, और उड़ीसा में आपकी 10 सीटें हैं। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, एक ही विकल्प में ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य विधायी संबंध कौन से भाग में दिए गए हैं। तो सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन आपका 245 से 255 जो अनुच्छेद हैं उसके अंतर्गत आते हैं, और ये आपके भाग 11 में आपको देखने के लिए मिलेंगे हमारे संविधान के। बात करें भाग 10 की, तो भाग 10 में आपका शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज, जो आपके जनजातीय और अधिसूचित क्षेत्र हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। एक स्थानांतरण कृषि बेवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है। तो देखिए, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में इसको बोला जाता है झूम, ठीक है, मध्य प्रदेश में इसको बेवर बोला जाता है, ठीक है। मैंने देखिए कल बताया था, मैंने कल प्रश्न डाला था जो महाराष्ट्र पीसीएस में पूछा गया था, अलग अलग देशों में इसको क्या बोला जाता है। भारत में झूम नाम है। ब्राजील की बात करें अगर, तो ब्राजील में इसको रोका बोला जाता है। इंडोनेशिया में स्थानांतरण कृषि को लदांग बोला जाता है। अगर बात करें मैक्सिको वगैरह में, ठीक है, मैक्सिको में इसको मिल्पा, मैक्सिको या जो मध्य अफ्रीकी देश हैं, एल सल्वाडोर, कोस्टारिका वगैरह, ग्वाटेमाला, वहां पर इसको मिल्पा बोला जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख किसी जनसंख्या के सदस्यों की आयु और लिंग विवरण को दर्शाता है। तो ये भी प्रश्न देखिए अच्छा बनाया है। तो जो जनसंख्या पिरामिड है ये इसको दर्शाता है। अगला, हरनेर और कैमूर पहाड़ियां निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका विस्तार है। तो कैमूर की पहाड़ियां बिहार में भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये जो विस्तार है ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही विस्तार है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूपर्पटी के 4% का निर्माण करता है। सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। तो देखिए माइका जो है, ठीक है, इसका उपयोग आपको पता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में काफी ज्यादा किया जाता है। अब देखिए बात करें अगर भारत में माइका के रिजर्व की, भंडार की, तो सबसे ज्यादा भंडार लगभग देखिए 50% जो भंडार है वो राजस्थान में है भारत के, ठीक है। लेकिन अगर बात करें उत्पादन की, तो उत्पादन में रैंक 1 है आपके आंध्रा की, आंध्र प्रदेश, रट लीजिए इसको, आंध्र प्रदेश की रैंक 1 है। इंडिया का 90% से भी ज्यादा जो माइका है वो आंध्र प्रदेश ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सेकंड रैंक है आपकी राजस्थान की। भंडार में रैंक 1 राजस्थान की है, उत्पादन में रैंक 1 आंध्र प्रदेश की। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां पर है। तो मध्य प्रदेश पीसीएस का प्रश्न है। इसका मुख्यालय लुजान में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओलंपिक देखिए इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 के जो ओलंपिक हैं पेरिस में 26 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। 28 वाले ओलंपिक जो है, अगले ओलंपिक कहां पर होंगे, लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे। पहले ओलंपिक कहां पर हुए थे, 1896 में एथेंस में, ग्रीस में पहले ओलंपिक हुए थे। बात करें पहले विंटर ओलंपिक या पहले शीतकालीन ओलंपिक कहां पर हुए थे, 1924 में फ्रांस का एक शहर है चामोनिक्स, वहां पर ये आयोजित किए गए थे। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न। 66वां, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है जैसे हेडर या फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखता है। तो जो आपका ड्राफ्ट व्यू है वो इसको दिखाता है इस तरीके से, आपका हेडर और फुटर के बिना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड से सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल वी।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो इसमें आपको फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करना चाहिए। इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्नलिखित में से प्रोटोकॉल होते हैं। तो पूछा है आपसे प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए, तो ये होता है आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ALP। सॉरी, माफ कीजिए, इसमें आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, TLP, माफी चाहूंगा। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल आपका प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए होता है। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो टीसीपी का पूर्ण रूप है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपयोग किया जाता था? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? ड्रम प्रिंटर जो है ये इंपैक्ट नहीं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। माफ कीजिए, इसमें फिर देखिए मिस्टेक मेरे से हो रही है। 72 का बी है, इंकजेट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट पूछे हैं, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल, नॉन इंपैक्ट। NI प्रिंटर इनको बोला जाता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, जिसमें आपका रिबन जो होती है, इंक रिबन, उसके ऊपर बार बार इंपैक्ट नहीं होता। तो इंकजेट प्रिंटर में ये नहीं होता। 73 देखेंगे तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, तो अपनी कॉपी कई सारी इजी बना लेता है। 74 पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल के, ये हमने पहले के प्रैक्टिस सेट में भी देखा है। 75 की बात करें, माउस डिस्प्ले साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सेक्शन में जाकर बदला जा सकता है? तो ये बदलते हैं कंट्रोल पैनल में जाकर। 76 की बात करें, कंप्यूटर की भाषा में बग क्या होता है? तो बग होता है आपका एरर, ठीक है, एरर, कंप्यूटर एरर। एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है, तो कौन करता है? आपका क्लाइंट, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है? उपयोगकर्ताओं को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, तो कौन करता है? जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या VPN इसको बोला जाता है। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? सबको पता है, ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है? तो जो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ये इनसे बनी होती है। अब देखते हैं यूपी स्पेशल के कुछ प्रश्न। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो लवण प्रभावित मृदाओं की बात करें तो आगरा और अलीगढ़ में हमें ये देखने के लिए मिलती है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश में, आपको पता है उत्तर प्रदेश गंगा के उपजाऊ मैदान या जो फर्टाइल प्लेन्स ऑफ गंगा होता है उसमें पड़ता है हमारा पूरे ज्यादा हिस्सा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अगर सॉइल ग्रुप की बात करें तो जो जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल, वो सबसे ज्यादा मिलती है हमें। और एलुवियल सॉइल आपको पता है दो तरह की होती है, एक होती है खादर, एक होती है बांगर। बांगर जो होती है उसे बोला जाता है पुरानी जलोढ़ मृदा, और जो खादर होती है वो होती है नई जलोढ़ मृदा। ये भी देखिए प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए याद रखिएगा, ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल सॉइल, तो इसको आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की, तो यह लखनऊ में स्थित है। देखिए इसी की तरह एक और अनुसंधान परिषद है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद। तो गन्ना अनुसंधान परिषद कहां पर है? यह है शाहजहांपुर में, इसको भी याद रखिएगा, यह भी पूछ चुका है एक बार। गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर में स्थित है। इसके अलावा कुछ और संस्थान देख लेते हैं, जैसे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। इसके अलावा जो केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान है वो झांसी में स्थित है। इसके अलावा एक भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये भी झांसी में है। पान के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? महोबा में स्थित है। तो ये कुछ और संस्था है इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कुछ। मुरादाबाद में पीतल का काम ठीक है। प्रतापगढ़ में कालीन गलत है, कालीन आपके कहां पर है? भदोही। बरेली फर्नीचर के लिए, सहारनपुर में कागज। अगर आपसे पूछे हस्त निर्मित कागज के लिए किसको चुना गया है, तो जालौन को हस्त निर्मित कागज के लिए अभी चुना गया था।
उत्तर प्रदेश के किस शहर को सेरामिक सिटी कहा जाता है? तो जो खुर्जा है, ठीक है, यहाँ की सेरामिक पॉटरी काफी फेमस है, इसको सेरामिक सिटी बोला जाता है। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। प्रयागराज के मुंज उत्पाद बहुत फेमस है और सिलिका क्ले के उत्पाद भी काफी फेमस है। और बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ का चिकन आप सबको पता है, यहाँ पर चिकनकारी का जो काम है काफी ज्यादा होता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो एरिया के हिसाब से आपको पता है उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल अगर एरिया की बात करें तो लगभग 7.33% ज्योग्राफिकल एरिया हम कवर करते हैं। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। नवाबगंज पक्षी विहार, जिसको आप चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से जानते हैं, उन्नाव में स्थित है। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद में, वैसे गाजियाबाद नहीं, इसको गौतम बुद्ध नगर में बोलना चाहिए। और समसपुर पक्षी विहार ये रायबरेली में स्थित है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार ये गोंडा में स्थित है। तो इसको आप मिला लीजिए, 86 में का सही आंसर है बी। अगला देखते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो ये बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे बड़ा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में कौन सा है? जो रिहंद घाटी परियोजना है वो है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो ये 1974 में इसकी स्थापना हुई है। अगर आपसे पूछे पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई, तो वो हुई है 1972 में। ठीक है, दोनों प्रश्न अलग है। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय 1972, पर्यटन विकास निगम 1974। निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो प्रयागराज जो है कोई निर्यात विकास केंद्र नहीं है। मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह बहुत है, आगरा में लेदर वगैरह के लिए, खुर्जा में सेरामिक पॉटरी के लिए। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जय होती के नाम से जाना जाता था? तो बुंदेलखंड क्षेत्र को इस नाम से जाना जाता था, जेजाक भुक्ति। देखिए ये तो पूछ चुका है। एक और है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट भक्ति, उसका नाम है पुंड्रावर्धन। अगर आपसे हो सकता है अगली बार ये पूछ ले, पुंड्रावर्धन भुक्ति। तो देखिए प्राचीन काल में जो आपका नॉर्थ बंगाल वाला क्षेत्र था, ठीक है, उत्तरी बंगाल वाला, उसको पुंड्रावर्धन भुक्ति बोला जाता था। भुक्ति देखिए गुप्त वंश से ही चला आ रहा था। जैसे आपने देखा होगा मुगल काल में सूबा, सरकार, परगना, इस तरीके से अपना वो एम्पायर को डिवाइड करते थे। जैसे आज के समय में मंडल हैं, जिले हैं, ठीक है, जनपद हैं। इसी तरीके से गुप्त वंश के टाइम में अपने जो पूरे साम्राज्य को वो भुक्तीज वगैरह में या और भी चीजों में डिवाइड किया करते थे। ठीक है, तो भुक्ति वहीं से निकल कर आया है। एक तरह से आप इसको टेरिटोरियल डिवीजन बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, तो पुंड्रावर्धन भुक्ति आप याद रखिएगा, ये उत्तर बंगाल को बोला जाता है। जल विहार मेला बुंदेलखंड, ठीक है। बटेश्वर मेला पश्चिमांचल, ठीक है। बलदेव छठ मेला देखिए यहां पर नहीं लगता, ये आपका फरीदाबाद में लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका गलत है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर, ये ठीक है। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? तो इसमें से जो सिद्धेश्वरी देवी जी हैं, इनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो का एटा में, ठीक है। मिर्जा गालिब आगरा में, जोश मलियाबादी, ठीक है। जिगर मुरादाबादी बोला जाता है, ठीक है, तो मुरादाबाद से ये संबंधित है, गोरखपुर से नहीं है। गोरखपुर से कौन है? फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का असली नाम क्या है? रघुपति सहाय। मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम क्या है? धनपत राय। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहां अनुसूचित जातियों, एससी पूछ रहा है, की संख्या सबसे ज्यादा है? एससी की सबसे ज्यादा है कौशाम्बी में। मिनिमम कहां पर है? बागपत में। अगर पूछे एसटी की, एसटी या शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सबसे ज्यादा जनसंख्या है सोनभद्र में और सबसे कम है बागपत में। तो बागपत में एससी भी सबसे कम है, एसटी भी सबसे कम है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड यानी विकलांगों के लिए, ये कहां पर है? कानपुर में स्थित है। इसके अलावा विकलांगों के लिए एक और यूनिवर्सिटी है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जो यूनिवर्सिटी है वो चित्रकूट में स्थित है, वो भी विकलांगों से संबंधित। लखनऊ में डैश क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो कौन इसमें हेल्प करता है? ललित कला अकादमी। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो आपका जो लोकायुक्त होता है इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त की, तो उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल जी और 1977 से
1982 तक इनका कार्यकाल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कहा 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 800 मेगावाट के सौर पार्क की आधारशिला रखी थी। तो यह आधारशिला रखी गई थी चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग यानी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो अरविंद कुमार जी को चुना गया है। तो यही देखिए हमारा पूरा पहला सेट था। ये नई किताब हमने आज से शुरू की है। आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा इसमें आपको प्रश्न कैसे लगे, प्रश्नों का स्तर कैसा लगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को